सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखिए पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है। हाल ही में गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा एकता नगर रेलवे स्टेशन। तो अभी गुजरात के नर्मदा जिले में जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और केवड़िया से आपको क्या याद आता है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए भारत की पहली इलेक्ट्रिक सिटी कौन सी है? केवड़िया गुजरात है। यहीं पे नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर सबसे ऊंची स्टेचू आपको मिलेगी जिसे आप कहते हो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कितनी ऊंचाई है? 182 मीटर। और इसके वास्तुकार का नाम भी आपको याद रखना है, राम वी सुतार। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए स्टेच्यू ऑफ पीस कहां पर है, तो राजस्थान के पाली जिले में है। आचार्य विजय वल्लभ जी की 151 इंच की अष्ट धातु से बनी हुई मूर्ति है वो, और वो जमीन से 27 फीट ऊंची है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आप उसके साथ याद रखना। अच्छा चलो मुझे बताओ, अभी मध्य प्रदेश में जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। और आप याद रखना रेलवे जो हमारा है ये हबीबगंज के बाद देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाएगी राजस्थान के गांधीनगर रेलवे स्टेशन को। मतलब यहां पे एयरपोर्ट की जैसी सुविधाएं आपको मिलेगी। इसी तरह से पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो मध्य प्रदेश में है उसका नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन किया गया। राजस्थान के जोधपुर का जो मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर महेश नगर रेलवे स्टेशन किया गया। मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया गया था। भोपाल मेट्रो का नाम बदलकर भोज मेट्रो किया गया था। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस किया गया। कर्नाटक का जो हुबली रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर श्री सिद्धरुद्र स्वामी जी के नाम पर रखा गया। उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा किया गया। हरियाणा का जो हिसार हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया। अच्छा बताओ, मिड डे मील योजना का नाम बदल के क्या किया गया? उत्तर दो कमेंट बॉक्स में टाइप करके। हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, रतन टाटा जी की जीवनी, रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, इसको किसने लिखा है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। तो टाटा सन्स एमिरेट्स चेयरमैन उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा जी की जीवनी आ रही है इसी साल नवंबर में आपको मिल जाएगी, जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। और याद रखना इसको किसने लिखा है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। अच्छा कुछ और इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको याद दिला रहा हूं। अंबुजा सीमेंट के जो संस्थापक हैं कौन? नरोत्तम सेकसरिया। उनकी बायोग्राफी अभी आई थी जिसका नाम क्या है? द अंबुजा स्टोरी। यूनाइटेड नेशन के पूर्व सेक्रेटरी जनरल हैं बान की मून, उनकी बायोग्राफी आई थी, उसका नाम है रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन अ डिविडेड वर्ल्ड। सुरेश रैना की बायोग्राफी का नाम है बिलीव व्हाट लाइफ क्रिकेट टॉट मी। सोनू सूद की बायोग्राफी का नाम है आई एम नो मसीहा। एक्टर हैं विल स्मिथ, उनकी बायोग्राफी का नाम है विल। नीना गुप्ता जो एक्ट्रेस हैं उनकी बायोग्राफी का नाम है सच कहूं तो। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं हमारे एनके सिंह, उनकी बायोग्राफी आई थी, उसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पार। हमारे नंबर 1 चेस प्लेयर हैं विश्वनाथ आनंद, उनकी बायोग्राफी आई थी, उसका नाम है माइंड मास्टर। दलाई लामा की बायोग्राफी भी आई थी जिसका नाम है हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, जिसको लिखा था तेंजिंग ग्योत्से। अब मेरा एक प्रश्न आप लोगों से रहेगा, ममता बियॉन्ड 2021 नाम की बुक को किसने लिखा है? और अगर आप प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो यहीं पे आपको उत्तर भी मिल जाएगा। अब उत्तर बताइए, हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न बताना है, हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा नॉदिरबेक अब्दुस्तोरोव। तो नॉदिरबेक अब्दुस्तोरोव ये उज्बेकिस्तान के टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 को जीत लिया है। और इस तरह से इन्होंने वर्तमान विश्व नंबर 1 चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को पीछे छोड़ दिया। मैग्नस कार्लसन इन्होंने 2020 में फिडे चैंपियनशिप जीती थी। अच्छा ये तो हो गया प्रश्न और ये मिल गया आपको इसका उत्तर। अब मेरे प्रश्न का जवाब दो, अभी भारत के 73rd नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आंसर होगा, कल ही पढ़ा है हम लोगों ने, भरत सुब्रमण्यम, ये चेन्नई के चेस प्लेयर हैं। और अभी विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? अभिमन्यु मिश्रा बने थे। वैसे भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? डी गुकेश है और दुनिया के तीसरे सबसे युवा हैं ये। वैसे भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? पुरुषों में बात करोगे तो विश्वनाथ आनंद थे
जिनकी मैंने अभी आपको बायोग्राफी भी बताई थी, माइंड मास्टर, और इन्होंने ही सबसे पहले 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था, जिसका नाम वैसे अभी बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। उसमें जो पुरस्कार राशि है उसको भी बदल दिया गया। कितना कर दिया गया? 25 लाख रुपए। और उसी तरह से भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर पूछेंगे तो वो थी एस विजयलक्ष्मी। और वैसे आपको याद आना चाहिए, अभी कुछ दिन पहले भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी। कौन? दिव्या देशमुख। उसके अलावा याद रखना, भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहां पे खुलेगी? भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और वर्ल्ड वाइड चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे। फिडे का हेडक्वार्टर है लुजेन, स्विट्जरलैंड में। और एक स्टैटिक प्रश्न मैं आपको हर बार बताता हूं, जो आपका चेस बोर्ड होता है उसमें प्रश्न पूछा जाता है वहां से कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, तो याद रखना 204 है। और ये बॉक्सेस पूछे जाते हैं कि कितने हैं, तो 64 है। तो इन सबको याद रखना, बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने अभी तक क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको काफी सारी नई नई क्विजेज मिलने वाली है। टॉपिक वाइज क्विजेज तो पहले भी मिलती थी, अब भी मिलेंगी। आप जाके चेक कर सकते हैं टॉपिक वाइज वाले सेक्शन में। वीकली करंट अफेयर्स की क्विज आपको मिलेंगी, डेली करंट अफेयर्स की तो मिल ही रही है। उसके अलावा नया सेक्शन क्या ऐड हुआ है? स्टेट वाइज करंट अफेयर्स। तो जब भी समय मिले एप्लीकेशन को खोलो और क्विज लगाना चालू कर दो। ये रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका है। आप चाहे घर पे हो, चाहे बाहर हो, चाहे ट्रेवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मोबाइल हमेशा आपके साथ होगा। मतलब आप जब चाहो प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको यूं कहने की जरूरत नहीं मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास घर नहीं है। कहीं पर भी हो वहां पे चालू हो जाओ। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 जनवरी को। तो हर साल 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। अच्छा, वैसे अभी तक जनवरी में हमने कौन कौन से डे बनाए, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अगली बार ये मैं आपको लिखने के लिए बोलूंगा। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और जनवरी में जो जो इंपॉर्टेंट डे बनाए उनको लिखने की कोशिश करो, और फिर आप मैच करना क्या आपने सारे सही किए। तो देखो, 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया था हमने। ग्लोबल फैमिली डे भी होता है वैसे 1 जनवरी को। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाया हमने। अब मेरा एक प्रश्न रहेगा आपसे, वीर बाल दिवस ये हम कब मनाएंगे? इसका उत्तर दो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए ये आपको आना चाहिए। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा पियरे ओलिवियर को। अच्छा, आपको अभी तक याद होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मुख्य अर्थशास्त्री थी गीता गोपीनाथ, यानी कि चीफ इकोनॉमिस्ट, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट थी। फिर अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि उन्हें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। और इस तरह से वो किनका स्थान लेंगी? जियोफ्रे ओकामोटो का स्थान लेंगी। तो अब वहां पे चीफ इकोनॉमिस्ट की जगह खाली हो गई। इसीलिए अब हम पढ़ रहे हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नए चीफ इकोनॉमिस्ट बन गए, मुख्य अर्थशास्त्री बन गए हैं पियरे ओलिवियर, जो कि गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे। तो ये नाम याद रखेंगे ना आप। बाकी देखो, लॉरेंस डेस्कोर्स, फ्रांस में दुनिया का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है जिसको आप कहते हो लूव्र म्यूजियम, उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। सुसान अर्नोल्ड डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और मैग्डेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करेंगे, स्थापना होती 1945 में, हेडक्वार्टर मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में, और टोटल मेंबर कंट्रीज हैं इसके 190। अभी लास्ट 190वां कौन सा बना था? एंडोरा बना था। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया? तो आंसर होगा टाटा ग्रुप। तो आईपीएल को अभी नया टाइटल स्पॉन्सर मिल गया है, क्योंकि अब टाटा ग्रुप को टाइटल स्पॉन्सरशिप मिल गई है। और इस तरह से वो चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो का स्थान ले लेगी। और कब से? तो टाटा ग्रुप 2023 से आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बनेगा। अच्छा, आईपीएल से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। पहले तो ये याद रखो, 2022 का आईपीएल कहां पे होगा? भारत में होगा। इस बार टोटल 10 टीमें खेलेंगी, मतलब 2 नई टीमें शामिल होंगी। कौन कौन सी?
लखनऊ टीम और अहमदाबाद टीम। उसके अलावा 2021 का जो आईपीएल हुआ था उसके फाइनल कहां पे खेले गए थे? यूनाइटेड अरब अमीरात में। उस आईपीएल को किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग ने। किसको हरा करके? कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा करके। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे? हर्षल पटेल रहे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं ये। और दो तरह की कैप मिलती है, पर्पल कैप और ऑरेंज कैप। देखो, पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं उनको मिलती है, ये मिली हर्षल पटेल को जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं। ऑरेंज कैप किसको मिलती है? जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, वो मिली ऋतुराज गायकवाड़ को जो चेन्नई सुपर किंग के हैं। तो ये आपको याद रखना इतना। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 180 दिन। तो अभी उड़ीसा सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत सहायता प्राप्त कॉलेजों की महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब के लिए जो जनरल कैटेगरीज की जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसे भी 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष 32 ईयर से बढ़ाकर 38 ईयर करने का भी निर्णय लिया है। किसने? उड़ीसा ने। तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो, हमने कहा उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। और भुवनेश्वर से आपको याद आएगा कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर आपका भुवनेश्वर था। उसके अलावा भारत की पहली चेस एकेडमी भुवनेश्वर में खुली जाएगी। भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया जाएगा। भुवनेश्वर में कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाएंगे। और एम्स भुवनेश्वर ने अभी लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता था। और देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया भुवनेश्वर में ही। FSSM फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर आपका भुवनेश्वर ही है। और इसी तरह याद रखना, जनजातीय हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य उड़ीसा है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और अभी नवीन पटनायक जी ने एक बुक को लॉन्च किया था जिसका नाम है गजपति अ किंग विदाउट अ किंगडम, जिसको लिखा है अशोक बल ने। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अभी आपको याद होगा 2021 में GST संग्रह में कौन सा राज्य टॉप पे रहा था? तो आंसर होगा उड़ीसा। और उड़ीसा के कटक जिले में बना है राज्य का सबसे लंबा पुल जिसका नाम है टी सेतु, टी आकार का। ये किस नदी पे है? महानदी पे है। इसकी लंबाई है 3.4 किलोमीटर। और देखो, भारत का जो सबसे लंबा लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया है वो भी है हीराकुद डैम उड़ीसा में। ये भी महानदी पर है। और कौन सा शहर महानदी के किनारे है? कटक। कटक में बाराबत्ती स्टेडियम आपको मिलेगा। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपको कटक में ही मिलेगा। और 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर आपका उड़ीसा का पुरी है। और देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में अभी किसे सम्मानित किया गया था? उड़ीसा के बालासोर जिले को। देखो, उड़ीसा के कुछ प्रमुख त्योहार मैं आपको बता रहा हूं। महोत्सव हो गए, जैसे कि नुआखाई महोत्सव हो गया, रजा पर्व महोत्सव हो गया, बाली जात्रा महोत्सव हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया और बोईता बंदना महोत्सव हो गया। और उड़ीसा की हैं सुष्मिता लेंका, जिनको एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार, एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड मिला था पेंगोलिन के संरक्षण के लिए। और ये जो आप देख रहे हो ये चिल्का लेक है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये भारत की पहली रामसर साइट भी यही है। 1981 में दर्जा मिला था इसे। और इसी में नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी है। और कौन सी डॉल्फिन यहाँ पे पाई जाती है? इरावदी डॉल्फिन मिलती है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस देश ने अपने गेटवे टू हेल को बुझाने की योजना बनाई है? तो आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान। तो अभी तुर्कमेनिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है उनका? गुरबांगुली बर्डीमुखामेदोव। उन्होंने देश के गेटवे टू हेल को बुझाने का आदेश दे दिया। गेटवे टू हेल ये क्या है? ये एक विशाल रेगिस्तानी गैस क्रेटर में दशकों से जल रही आग है। इसी को बोलते हैं गेटवे टू हेल। तो वे इसे पर्यावरण और स्वास्थ्य कारणों के साथ साथ गैस निर्यात बढ़ाने के लिए इसे बुझाना चाहते हैं। और बहुत से लोग मानते हैं कि ये जो आग है 1971 में सोवियत ड्रिलिंग ऑपरेशन में हुई एक गलती से लगी थी। अब बात यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान की है। तो ये रहा मैप में तुर्कमेनिस्तान। कैपिटल इसकी एशगबत है, करेंसी है मनत और प्रेसिडेंट है गुरबांगुली। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो आप मुझे। ये प्रश्न आपके लिए है, ध्यान से सुनना। दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? लैंड लॉक कंट्री मतलब समझते हो? मतलब वो अपने चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरा हुआ है, या फिर यूं कह दीजिए वो किसी समुद्र से टच में नहीं है, तो उसे कहेंगे लैंड लॉक कंट्री। बताइए कौन सा है। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में यूरोपीय संसद के अध्यक्ष का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? डेविड सासोली।
तो अभी यूरोपीय संसद के अध्यक्ष थे डेविड सासोली, इनका भी निधन हो गया। वे पहली बार 2009 में यूरोपीय संसद के लिए चुने गए थे और ये किस देश के थे? इटली के। अच्छा, अभी बेट्टी वाइट का निधन हो गया था। ये किस देश की गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध अभिनेत्री थी? तो आंसर होगा यूएसए। और बताओ किस देश के प्रसिद्ध संरक्षण रिचर्ड लीकी का भी निधन हो गया? तो ये थे केन्या से। अभी दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का भी निधन हो गया, उनका नाम था फ्रांसेस्का सुसानो, 124 वर्ष की थी ये, और ये आखिरी जीवित महिला थी जिनका जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था। वे फिलीपींस से थी और उन्हें प्यार से लोला कहते थे। अच्छा, अगर आपसे पूछे दुनिया की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर कौन थी जिनका भी निधन हो गया? तो आंसर होगा इलीन एश, और ये थी इंग्लैंड से। इन्होंने पहला मैच किसके खिलाफ खेला था? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। ये ध्यान रखना, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, तो इसको करेक्ट करना, ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, इंग्लैंड से हैं। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, ऐसा है ना। अगर कहीं से लिख रखा है तो इसको करेक्ट कर लेना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलीन एश इंग्लैंड से हैं, ब्रिटिश प्लेयर थी ये। और अगर पूछे भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक कौन थी जिनका निधन हो गया? शारदा मेनन आंसर होगा। और हमारे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा, इनका भी निधन हो गया अभी। अच्छा, चलो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ हमारे अभी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं? बाकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो आप जानते ही हो, अजीत डोभाल है, तो ये याद रखना। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे अडानी पावर का सीईओ नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शेर सिंह ख्यालिया को। तो अभी अडानी पावर ने शेर सिंह ख्यालिया को अपना सीईओ नियुक्त किया है। बाकी जी अशोक कुमार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के डायरेक्टर जनरल बने, अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख बनी, और वीरेंद्र सिंह पठानिया इंडियन कोस्ट गार्ड के ये 24वें डायरेक्टर जनरल बने। चलो एक प्रश्न मेरा आपसे, रेलवे बोर्ड के भी नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने? बाकी अडानी पावर, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा अहमदाबाद में, इसके फाउंडर गौतम अडानी हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी किसने 2022 के मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट को जीत लिया है? तो आंसर होगा राफेल नडाल ने। तो स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं ये राफेल नडाल, और अभी इन्होंने 2020 के मेलबर्न समरसेट 1 में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। जबकि वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? सिमोना हालेप ने जीता है, और ये रोम की टेनिस प्लेयर हैं। अच्छा, टेनिस की जब भी बात होती है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूं। अभी ये याद रखो 2021 निकला है, तो उसमें 4 ग्रैंड स्लैम हुए थे। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो इसमें मेन सिंगल टाइटल किसने जीता था, वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता था, ये आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद होना चाहिए। स्टैटिक प्रश्न यहां से और क्या बन सकते हैं कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है, जैसे कि ऊपर ही ऊपर यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और नीचे नीचे वाला यूएस ओपन, ऐसे याद रख लो, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। जबकि फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट पे और विंबलडन ओपन होता है ग्रास कोर्ट पे। तो ये तो स्टैटिक प्रश्न निकल गए। अब करंट अफेयर्स के प्रश्न देखिए। हमने कहा ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल टाइटल किसने जीता? देखो जो मेन सिंगल टाइटल है ना वो बड़ा इजी है। कैसे? ये जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन का नोवाक जोकोविच ने, ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर है। इन्होंने हराया था डेनियल मेदवेदेव को। अब ये उल्टा हो जाएगा लास्ट में जाकर के, यानी कि यूएस ओपन में जीता किसने? डेनियल मेदवेदेव ने, जो कि रशिया के टेनिस प्लेयर है, और इन्होंने हराया नोवाक जोकोविच को। बाकी जो ऊपर वाले हैं फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, ये दोनों ही जीते हैं नोवाक जोकोविच ने। बाकी वुमेन सिंगल की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता नाओमी ओसाका ने, ये जापान की है, और फ्रेंच ओपन जीता बारबोरा क्राजिकोवा ने, ये चेक रिपब्लिक की है। विंबलडन ओपन जीता एश्ले बार्टी ने, ये ऑस्ट्रेलिया की है, और यूएस ओपन जीता एम्मा रादुकानु ने, ये ब्रिटिश टेनिस प्लेयर है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने गांव को राजस्व गांवों के रूप में घोषित किया गया? तो आंसर होगा 4 को। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव के रूप में घोषित किया है। वो 4 गांव कौन कौन से हैं? भवानीपुर, तेड़िया, ढाकिया और बिछिया। और ये सभी गांव वनतांगिया गांव हैं। मतलब वनतांगिया समुदाय में वो लोग शामिल हैं जो औपनिवेशिक शासन के दौरान म्यांमार से पेड़ लगाने के लिए लाए गए थे। तो इन 4 गांवों में करीब 225 परिवार हैं, जिनमें 1500 से ज्यादा सदस्य रहते हैं। अच्छा, राजस्व गांव का मतलब क्या हो गया? तो एक राजस्व गांव परिभाषित सीमाओं के साथ एक छोटा प्रशासनिक क्षेत्र होता है। एक राजस्व गांव में कई गांव हो सकते हैं और ग्राम प्रशासनिक अधिकारी राजस्व ग्राम का प्रधान अधिकारी होता है। तो अब इन गांवों के लोगों को अब सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
बाकी बात उत्तर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में यूपी। देखो इसकी कैपिटल लखनऊ है जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अभी इनके ऊपर एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है द मॉन्क वुड ट्रांसफॉर्म्ड यूपी। किसने लिखा था? शांतनु गुप्ता ने। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा बताओ उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पे खुलेगा? गोरखपुर में। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में राज्य की पहली खेल यूनिवर्सिटी बनेगी जिसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पे होगा। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा है। और उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया। अच्छा बताओ अभी 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप को किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को हरा करके। और वाराणसी भारत में सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला शहर है ये। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया तो कर लीजिएगा क्योंकि काफी सारी क्विजेज अब अपलोड होने वाली है। इसकी क्विज भी आपको वहां पे अभी मिल जाएगी। वहां पे जाके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए सभी क्विजेज का। इसकी पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी। और गाइज अगर मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि लाइक से ऐसा कुछ ज्यादा होता नहीं है। बस यूट्यूब के एल्गोरिदम को यह पता चल जाता है कि हाँ वीडियो जिस पर्पज के लिए बनाया गया है उसी पर्पज के लिए है। कोई फेक वीडियो नहीं है। लोगों को वीडियो अच्छा लगा इसलिए वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करना। तो ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।